मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर। हम लेसन 14 पढ़ रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसी में का ये टॉपिक गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे रिलेटेड टू सीएस एक्जीक्यूटिव एंड सीएसईटी। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर। अब बात करते हैं गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर आखिर होता क्या है। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं जैसे मान ली जाए ए और बी है। बी क्या करते हैं? बी करते हैं जॉब वर्कर। बी क्या करते हैं? वो छोटे छोटे मशीनों के पार्ट्स बनाते हैं। छोटे छोटे मशीनों के पार्ट्स बनाते हैं। अब वो कोई सी भी मशीन हो। और ए क्या करते हैं? वो कार बनाते हैं। वो क्या करते हैं? कार बनाते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ए है, उन्होंने कहा कि आप मेरे मशीन के कुछ टुकड़े हैं, आप उन्हें बना दीजिए। मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ। हाँ, आपको मैं मटेरियल दे रहा हूँ, आप मेरे मशीन के कुछ टुकड़े बना दीजिए। देन आप मुझे वापस कर देना इस कार के लिए। तो जैसे मान लिया जाए कि होंडा कंपनी है, वो अपने पूरे पार्ट्स एक जगह नहीं बनाती, वो अलग अलग जगह से बनाती है। देन वो सारे के सारे एक जगह आते हैं, देन असेंबल कर देती है, उन्हें असेंबल कर देती है। तो जो बी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जॉब वर्कर का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे के बिहाफ में कोई मशीन बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं किसी भी मशीन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन वो सर्विस दे रहे हैं। तो सिंपल हमने पढ़ा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर कोई भी आप आउटपुट बनाते हैं और उसमें जितना भी कैपिटल, मटेरियल या फिर सर्विस लगता है, तो जितना भी आप उन सर्विस पे, मटेरियल पे या फिर कैपिटल गुड पे टैक्स देते हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब कार बनाई जा रही है, तो ये मटेरियल यूज हो रहा है। तो मटेरियल यूज होने के टाइम आप सर्विस ले रहे हैं बी से। क्या ले रहे हैं? सर्विस से। तो हम इस सर्विस पे क्या लेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। सो यही हमारा जॉब वर्कर कहलाता है। ये भी हमारे क्या हो गए? जॉब वर्कर हो गए। और जो ये काम कर रहे हैं मटेरियल पार्ट्स बनाना, ये क्या है? जॉब वर्कर का काम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो ना। अब बात करते हैं हम सेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 of CGST Act 2017, job work means any treatment or process undertaken by a person on a goods belonging to another registered person. Expression job worker shall construct accordingly. सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है। कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी प्रोसेस, सिंपल सी बात है, जैसे हमने पढ़ा कि ये क्या है? मटेरियल के यह पार्ट्स है जो ट्रीटमेंट कर रहा है या फिर कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं और किसी और पर्सन द्वारा करी गई है। जैसे यहाँ पे बी पर्सन द्वारा। तो ये जो पर्सन द्वारा करी गई ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन किसका? ए के बिहाफ पे कर रहे हैं, ए की गुड्स बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक काम हुआ जॉब वर्क कहते हैं। और इसी काम को करने वाले को जॉब वर्कर कहते हैं। ये बोलते हैं हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 68। नाउ बात करते हैं the person who undertake the job treatment of process for the another person is called job worker। सिंपल सी बात है, कोई पर्सन जो दूसरे बिहाफ के पर्सन पे कोई भी गुड्स ले रहा है, कोई भी जॉब ले रहा है फॉर द ट्रीटमेंट या फिर प्रोसेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जॉब वर्कर बोलते हैं। द ओनर ऑफ गुड्स हु एंगेज द जॉब वर्कर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, ए क्या है? हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल है। और बी क्या हमारे यहाँ पे? बी हमारे जॉब वर्कर है। So input and capital good can send to the job
वर्कर एंड द प्रिंसिपल कैन अवेल आईटीसी ऑन देम। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि सी ए क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स भेजेंगे और इन सबको बनाने के लिए कैपिटल गुड्स भेजा इन्होंने बी को लिए, और बी को भेजने के लिए कहा कि इन सबको बनाइए, और ये जो सर्विस बी ने प्राप्त की उसका हम क्या प्रिंसिपल जो है वो अवेल कर सकते हैं आईटीसी ऑन them. The goods can be sent directly from the job workers place without bringing them the premises of the principal. सिंपल सी बात है, या बी, ये बी ए को दिए बिना, ए को दिए बिना, ए को दिए ही बिना ये किसी और को भी भेज सकते बिहाफ ऑफ ए, ये किसी और को भी भेज सकते बिहाफ ऑफ ए। तो ये काम जो ये प्रोसेस है ये हमारा जॉब वर्कर कहलाता है ना। इनपुट शुड बी बॉट बैक, वापस लाया गया, वापस देना प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, या फिर अल्टरनेटिव सोल्ड फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि जो इनपुट है, जो ये बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट, ये जो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, या फिर बी ए को हम वापस दे देंगे, वापस दे देंगे, या फिर ए के यहाँ पे हम किसी और को सेंड कर देंगे, किसी और को सोल्ड कर देंगे। कितने टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम के अंदर हमें करना होता है। अगर बात करें नॉर्मल गुड्स की तो हमें 1 ईयर के अंदर करना होता है। ये ईयर हम याद रखेंगे, ये टाइम हम याद रखने की चीज है, कितने 1 ईयर के अंदर करना होता है। अगर कैपिटल गुड की बात हुई, कैपिटल गुड्स की बात हुई, तो हमें 3 ईयर के अंदर या फिर प्रिंसिपल को वापस देना है, प्रिंसिपल को वापस दे देना है, या फिर हमें सोल्ड कर देना ऑन द बिहाफ ऑफ द principal. Now, a period of 1 year and 3 year may, on sufficient cause being so, be extended by the commissioner for the further period not exceeding 1 year and the 2 year respectively. Simple. इन्होंने कहा कि अगर कोई सफिशिएंट कॉज आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से हम प्रिंसिपल को गुड्स वापस नहीं दे पाते, या फिर उनके बिहाफ पे किसी और को बेच नहीं पाते, उनके बिहाफ पे किसी और को बेच नहीं पाते हैं, तो हमारे जो टाइम है कमिश्नर द्वारा, किसके द्वारा, कमिश्नर द्वारा 1 साल के लिए नॉर्मल गुड्स के लिए और टाइम मिल सकता है, और 2 ईयर के लिए 3 कैपिटल गुड्स में मिल सकता है हमें और टाइम। नाउ आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि इफ द गुड आर नॉट सोल्ड bought back within a stipulated time, supply between the principal and the job worker treated deemed supply and the tax is payable by the principal. सिंपल से कहा कि अगर 1 साल में या 2 साल में या फिर 3 साल में या 5 साल में जो हमारा टाइम दिया गया उसके अंदर आप अगर सप्लाई नहीं कर पाते, अगर या प्रिंसिपल को वापस नहीं दे पाते, या फिर सोल्ड नहीं कर पाते, तो हम मान लेंगे कि जॉब वर्कर के बीच और प्रिंसिपल के बीच सप्लाई हो चुका है और प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा मॉड्यूल्स डाइज जिग्स एंड फिक्सचर और टूल्स सेंड आउट टू जॉब वर्कर फॉर द जॉब वर्क नीड नॉट बी बोर्ड विद इन 13 डेज। सिंपल सी बात है, कहा गया कि जितने भी मॉडल्स, जितने भी टुकड़े फुकड़े होते हैं, फिर कोई भी कबाड़ा उबाड़ा होता है, फिक्सर टूल्स या फिर कोई भी टूल्स होता है, तो जरूरी नहीं कि उसे हम 3 साल के अंदर ही दे, 3 साल के अंदर वापस कर दे, क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल दिया गया था और कैपिटल गुड में मॉडल्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर कभी भी इंक्लूड नहीं करे जाते। सुना, ये वही चीज दे रखी है, टाइम दे रखी है, याद कर लेंगे हम जो हमने ऊपर टाइम पढ़ी थी। नाउ बात करेंगे हम कुछ और चीज, टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स एंड फॉर द जॉब वर्कर। सिंपल सी बात है, जो हमने जॉब वर्कर को कैपिटल गुड इनपुट सेंड करे फॉर द सर्विस उस पे आईटीसी कैसे क्लेम करा जाता है इसकी बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट specifically state that ITC will be provided only when goods are actually received, but under the job worker this condition is exempted under, and the ITC can avail even the input or capital good directly sent to the job worker without being first brought to the place of the business of the principal. सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि क्या जरूरी है कि गुड्स जो है वो एक्चुअली में ही रिसीव होने चाहिए तभी हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि एग्जम्प्टेड दी हुई है जॉब वर्क के केस में एग्जम्प्टेड दी हुई है कि बिना प्रिंसिपल के प्लेस पे ले जाए हुए, बिना प्रिंसिपल के प्लेस ऑफ बिजनेस पे वापस लाए, तब भी प्रिंसिपल क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है अगर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल जॉब वर्कर के द्वारा किसी और को सोल्ड करा गया हो। आगे चलते हैं, ये जो भी चीज मैंने छोड़ रखी है ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज है और कुछ नहीं है, अब कुछ रूल की बात करेंगे,
सबसे पहले रूल जो हमारा दिया हुआ है वो है 36 जीएसटी एक्ट टू रूल 2017 की बात करेंगे। उसी में लिखा है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायर्ड एंड कंडीशन फॉर द क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब भी हम जॉब वर्क के कंडीशन में जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट और क्या कंडीशन की जरूरत होगी। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि इनवॉइस जो इशू करा गया बाय द सप्लायर ऑफ गुड या फिर सर्विस या फिर बोथ अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 वो हमें जरूरत होगी, या फिर इनवॉइस इशू इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 36 ऑफ 30 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स तब भी हो सकता है, या फिर डेबिट नोट इशू करा गया हो, बिल एंट्री इशू करा गया हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इशू करा गया हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा इशू करा गया, उस पे भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। नाउ आगे, input tax credit shall be availed by the registered person only if all the applicable particular as specified in the provision of chapter 6 are contained in the said document and the relevant information as the contained in said document is furnished GSTR2A by such person। सिंपल से इन्होंने कहा कि तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट करा जाएगा जब सारे के सारे पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट और 6 में जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो सारे सही हो और जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल सही हो और उन्होंने GSTR2 फाइल करा हो, तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। Now, no input tax credit shall be availed by the registered person in respect of any tax has been paid in a pursuance of any order, where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement या फिर supervision of fact। सिंपल सी बात है, कोई किसी आप गलती के लिए willful misstatement या फिर supervision of the fact के लिए करते हैं तो आपको कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं हो सकता, कभी भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। नाउ बात करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हमारा सबसे मेन पॉइंट होगा एक इनपुट टैक्स क्रेडिट में। जैसे अगर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो ध्यान देंगे कि जैसे अगर मान लिया जाए कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर मान लिया जाए किसी पर्सन ने इनपुट पे टैक्स पे करा। सो जब इनपुट पे टैक्स पे करा तो सबसे पहले फिर वो कोई भी गुड्स अगर आउटपुट करते हैं तो पहले वो क्या करेंगे, क्रेडिट जो लेंगे वो सीजीएसटी एक्ट से लेंगे। देन फिर अगर बचता है तो आईजीएसटी में अगर आउटपुट कोई करते हैं तो आईजीएसटी में वो टैक्स क्रेडिट लेंगे। अगर उसके बाद भी बचता है तो एसजीएसटी में लेंगे, अगर उसके बाद भी बचता है तो यूजीएसटी में लेंगे। तो जितना उन्हें क्रेडिट लेना है, इस प्रोसेस में जितना भी उन्हें क्रेडिट लेना है उसका ध्यान कौन देगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान देंगे कि सबको जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है, अवेल कर रहा है, उसे सही तरीके से मिलना चाहिए, उसे सही तरीके से और सही वे में मिलना चाहिए। तो उसका काम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। सिंपल, आई होप को समझ आओ। इसे क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं आखिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते कौन है। सिंपल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 61 input service distributor means an office of the supplier of goods or service or both which receive tax invoice issue under section 31 toward the receipt of the recipient of the input service and issue as a prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax, integrated tax, union credit tax paid on the said service to supplier of taxable goods or service on both having this permanent account number as the said office। सिंपल इन्होंने क्या बोला कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है एक ऑफिस है सप्लायर ऑफ गुड्स का या फिर सर्विस का या फिर बोथ का, जो रिसीव करते हैं टैक्स
टैक्स इनवॉइस जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इशू करा जाता है टुवर्ड द रिसीट ऑफ द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और उसी के इशू करने के प्रिस्क्राइब पर्पस में डॉक्यूमेंट के पर्पस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल टैक्स के लिए सेंट्रल क्रेडिट कर देते हैं, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटरग्रेटेड यूनियन टेरिटरी टैक्स और पेड सर्विस टू द सप्लायर टैक्सेबल। सिंपल यही चीज करते हैं एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 की बात करें ना। यहाँ पर ये भी हमें याद रखना है, सेक्शन 261 और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें याद रखना है। स्टेटमेंट आएगा और पता करेगा, पूछ सकते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन से सेक्शन में, या फिर स्टेटमेंट देगा और इसकी जगह खाली रहेगी, स्पेस खाली रहेगा, तो उसको हमें फिल करना पड़ेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने दे रखा है वही चीज होगी जो हम ऊपर फिर पढ़ लेते हैं इसे भी। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्रेडिट बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सिंपल ये हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल टैक्स एज अ सेंट्रल टैक्स, ये, और इंटरग्रेटेड टैक्स एंड इंटरग्रेटेड टैक्स एज अ इंटरग्रेटेड और सेंट्रल टैक्स बाय इशू ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट द बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्लेस का। जो दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ है, नीचे जो एक कॉलम दिया होगा उससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन? क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट टू द रिसिपेंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब उनके पास डॉक्यूमेंट होगा उसी के डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे क्रेडिट दिया जाएगा और किसी और के बिहाफ पे नहीं दिया जाएगा। नाउ अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जितना अवेलेबल होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। देन credit of tax paid on input service distributor to the recipient of the credit shall be distribute only that recipient। और जिसको recipient को देना है उसी के recipient को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। और credit of the tax paid on input service attributable to more than one recipient of the credit shall be distributed among such recipient to the whom the input service is attributable and such distributor shall be pro rata। सिंपल सी बात है कि एक से ज्यादा रिसिपेंट होते हैं, एक से ज्यादा रिसिपेंट है तो हम प्रो राटा के अकॉर्डिंग, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सही तरीके से जितना उन्होंने उनका टर्नओवर है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, उनका टर्नओवर उसके बिहाफ पे हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ credit of the paid on input service attributable to all the recipient of credit shall be distributed among the such recipient and such distributor shall be pro rata basis। सिंपल वही चीजें ऊपर दे रखी हैं। अब बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो यूटिलाइजेशन हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, जो हमारे अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा होगा उसका हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, वही जो जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही हम यूटिलाइज भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ क्रेडिट टू पर्सन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है तो हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है जितना अमाउंट हमें लेना होता है। द पर्सन में यूज दिस पे हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सिंपल। नाउ अब बात करूंगा मैं कि ये जो 49 यूटिलाइजेशन, ये अभी बताता हूं कैसे करना है। ये रहा, सिंपल से नीचे आ जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है यूटिलाइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है, हमें इंटीग्रेटेड टैक्स में पे करा, तो हम सबसे पहले आउटपुट जब टैक्स पे करेंगे, इंटीग्रेटेड आउटपुट लायबिलिटी जब हमें इंटीग्रेटेड टैक्स में पे करना होगा, तो हम पहले इंटीग्रेटेड टैक्स का जो हमारे क्रेडिट है वो इंटीग्रेटेड टैक्स में लेंगे। सिंपल। उसके बाद अगर बच जाता है तो हम सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद भी बच जाता है तो हम इनपुट स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स में उसका आउटपुट पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान ले जाए कि हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे पास 10 रुपीज है। 10 रुपीज है। अब 10 रुपीज है हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और हमें टैक्स जो पे करना है इंटीग्रेटेड टैक्स, सबसे पहले स्टेट में हम क्रेडिट ले रहे हैं उसी का सबसे पहले हम पे करेंगे, ये भी ध्यान देना है। उसी के लिए हम सबसे पहले आउटपुट टैक्स में पे करेंगे। तो जब हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमें पे करनी है इंटीग्रेटेड टैक्स में, वो हमें 5 रुपीज पे करनी है। 5 रुपीज पे करनी, तो 5 रुपए पे करे तो हमारे पास कितने बच गए? 5 रुपए, 5 रुपीज बच गए। अब इन्हें हम क्या करेंगे, फिर सेंट्रल टैक्स पे करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे। अगर इसके बाद भी हमें कुछ पैसे बच जाते तो हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पे कर देंगे। सिंपल।
बात करते हैं सेंट्रल टैक्स में। अगर मान लिया जाए कि सेंट्रल टैक्स में हमारे पास पैसे बचे हुए, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो जब भी हम टैक्स पे करेंगे, जब भी हम टैक्स भरेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स में पे करेंगे। देन अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो हम सेंट्रल टैक्स में पे करेंगे ना। मगर सेंट्रल टैक्स का कभी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं यूज हो सकता, ये ध्यान देने वाली चीज है। देन स्टेट की बात करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका भी क्रेडिट जो लेंगे, आउटपुट लाइबिलिटी पे करते टाइम हमें पहले सबसे पहले इंटीग्रेटेड में, फिर कभी भी स्टेट का सेंट्रल के लिए यूज नहीं हो सकता, और उसके बाद जो बचता है हम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में यूज करेंगे। सबसे मेन जो टॉपिक है हमें याद रखना है कि कभी भी हम आउटपुट लाइबिलिटी हम पे करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स में ही पे करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स में ही पे करेंगे। नाउ आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट जैसे हमने ऊपर पढ़ा वही है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे भी आप अपने आप बिल्कुल सही तरीके से लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी सिंपल सी बात है, कंपोजिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमारा मान लिया जाए, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर शुड नो द जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू वेरियस कैटेगरी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक गुड्स पे, हर एक कैटेगरी पे कितना टैक्स पेबल, कितना जीएसटी जाता है, कितना जीएसटी जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, गुड सर्विस सोल्ड 1000 रुपीज का, 1000 रुपए, और जीएसटी रेट जो है वो है 12, द नेट प्राइस कैलकुलेट, सिंपल सी बात है, 1000 का आप 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 रुपीज, और 120 को और 100 को प्लस कर देंगे तो ये जितना आएगा वही हमारा रियल वैल्यू होती है, वही हमारी एमआरपी भी कहलाती है। नाउ अब कुछ चीजों की यहाँ बात करेंगे हम, जैसे कुछ लेजर की बात करेंगे। यहाँ पे 3 लेजर पढ़ेंगे, आगे हम 15 चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसका हम गौर करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है, जो हमें पे करना होता है, जो हमें कुछ चीजें पे करनी होती है उसके लिए यूज करा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर सबसे पहले मेंटेन किस में करा जाता है, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 01, किसमें, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जो हमारा सबसे पहला मेंटेन किस में करा जाता है, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 01 में। दैट दिस लेजर रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करी जाएगी, ये भी याद कर लेना, टैक्स, इंटरेस्ट लेट फी, एज एनी अदर अमाउंट पेबल बाय पर रिटर्न बाय फर्निश्ड बाय टैक्स पेयर और पर प्रोसेस। सो tax late interest late fee or any other amount payable for the return furnished by taxpayer or per any proceeding, इन सब के लिए इंक्लूड करा जाएगा। इंटरेस्ट पेबल अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिसमैच ऑफ आईटीसी और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, इसका लिए भी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इंटरेस्ट दे में क्योर फ्रॉम टाइम टाइम, ये भी इंक्लूड करा जाएगा। और रिवर्सल आईटीसी और इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में इंक्लूड करी जाएगी, जो मेंटेन करी जाती है फॉर्म नंबर जीएसटी पेमेंट 01 में। ना ये ऑर्डर दे रखा है किस तरीके से। ना अब बात करूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर की, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर की जो मेंटेन करी जाती है फॉर्म नंबर जीएसटी पेमेंट 05, लाइबिलिटी लेजर 01 और इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर पेमेंट 05 में। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करी जाती है ये भी हम देख लेते। The amount available in this ledger may be used for the making any payment toward tax, interest, penalty or any other document due under act or rule in time and manner prescribed। ये सारी चीजें जो भी इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में पड़ी होगी अमाउंट, इन सब चीजों के लिए यूज करा जाता है, इन सब चीजों के लिए यूज करा जाता है। Then to initiate a payment, taxpayer should generate a challan online using the GST payment 06। अब सिंपल सी बात है कि जब भी हमें पेमेंट करना होगा टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, तो उसे चालान जनरेट करना पड़ेगा, और चालान जो जनरेट होगा वो जीएसटी पेमेंट 06 में होगा, और जो वैलिड होगा वो 15 डे के लिए वैलिड होगा। अब पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से, या फिर ओवर द काउंटर, आप ये चारों चीजों से पेमेंट कर सकते हैं ना। बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी हमने क्या अपना लाइबिलिटी 01 में, जैसे केस लेजर 05 में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर
क्रेडिट लेजर जो पेमेंट 02 में बनाई जाती है, मेंटेन करी जाती है। देन द every claim of ITC self assessed by the taxpayer shall be credited to this ledger. The amount of available in this ledger may be used for the toward tax आउटपुट टैक्स ओनली। सिंपल सी बात है, जब भी आप क्रेडिट लेते हैं, जब भी आप इनपुट टैक्स देते हैं, तो उसका जितना भी अमाउंट होता है आपके आउटपुट में आ जाता है, और ये इसका जो यूज कर सकते हैं केवल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ही कर सकते हैं। क्या चीज इंक्लूड होती है ये भी देख लेते हैं। आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई, भी आईटीसी देते हैं इनवर्ट सप्लाई में, उसमें भी अवेलेबल बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर इनपुट ITC on input of stock held in semis or finished good held in the stock on the day immediately preceding the in what taxpayer become the liable to pay tax. Permissible ITC on the input held in stock input contained in a semi-finished or finished good held in the stock on the day of conversion from the composite scheme to regular scheme, या फिर payment paid on the reverse charge basis, ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर, खत्म हो चुका, द एंड। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा 15 जो प्रोसीजर, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस वीडियो के लिए हमें 5 से 6 वीडियो बनानी पड़ेगी, और इसका जो वेटेज है, चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 से 15 नंबर का होता है, 10 से 15 नंबर का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया, आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।